जो लोग मारुति आंदोलन के बारे में ये मानते थे कि इसने तो अर्थवाद यानी कि इकोनॉमिज्म का जो दायरा है उसको तोड़ा, उसको तोड़ के आगे गया है, मुझे नहीं लगता है कि ये हुआ था। पहले तो ये बात। दूसरी बात है जो स्पॉन्टेनिटी का सवाल कि क्या ये एक स्वतःस्फूर्त एक आंदोलन था। अगर वो स्पॉन्टेनिटी वाला आंदोलन था, स्पॉन्टेनिटी वाला अगर वो एक क्रम था, आंदोलन भी शायद हम फिर बोलना नहीं चाहेंगे उसको, एक क्रम, एक तरह का सिलसिला बोलिए, है ना। तो उसमें फिर मुझे लगता है कि स्पॉन्टेनिटी काफी था इस आंदोलन में, स्वतःस्फूर्तता कि जैसे जैसे सिचुएशन बनता गया वैसे वैसे ये रिस्पॉन्ड करते गए, है ना। अगर इस ढंग से अगर हम स्वतःस्फूर्तता को समझते हैं तो ये था। लेकिन उसमें फिर मुझे लगता है कि इसमें कुछ एक क्रांतिकारी संभावना, तो उतना आगे जाके तो नहीं बोलूंगा क्रांतिकारी संभावना, लेकिन इसमें बहुत आगे का संभावना था, बहुत ही रेडिकल संभावना था इसमें था। तो आप ये भी सोचेंगे कि फिर एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ये तो अर्थवाद के दायरे के अंदर में था, फिर भी हम बोल रहे हैं कि लेकिन इसमें इसका जो स्वतःस्फूर्तता था जो था उसके अंदर में एक तरह का संभावना था। तो वो कैसे एक साथ कह सकते हैं, एक विरोधाभास इसमें लग रहा है। और मुझे लगता है कि बिल्कुल वहीं पे ये जो कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लग रहा है, ये जो विरोधाभास ऐसा लग रहा है कि आप कैसे इकोनॉमिस्टिक मूवमेंट है ये बोल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसका जो स्पॉन्टेनिटी जो था, स्वतःस्फूर्तता जो था उसके अंदर में लेकिन एक रेडिकल संभावना था। ये दो आप कैसे बोल सकते हैं। लेकिन यही है समस्या, यानी कि मारुति आंदोलन समस्या भी नहीं बोलना चाहिए असल में मुझे, क्योंकि मारुति आंदोलन ने हमारा जो पुराना जो अवधारणाएं जो थी कि भाई अर्थवाद वाला आंदोलन ऐसा होता है, वो ऐसा दिखता है। अब जो बड़े बड़े जो स्थापित जो ट्रेड यूनियन वगैरह जो है वो जो कर रहे हैं, ये बैंकिंग में, टेलीकॉम में साल में एक बार दो बार टोकन स्ट्राइक करते हैं 2-3 दिन का, हम उसको अर्थवाद मानते हैं ना। और एक मीनिंग था कि अर्थवाद मतलब ये, क्रांतिकारी आंदोलन मतलब ये, उसको मारुति आंदोलन ने गड़बड़ कर दिया उस हिसाब को। यानी कि आपको एक नया लफ्ज, नया लैंग्वेज चाहिए इसको समझने के लिए, तो ऐसा इजी कैटेगराइज नहीं कर सकते आप इसको, है ना। तो एक तरफ से मैं देख रहा हूं तो ये अर्थवाद के सीमा के अंदर में था, दूसरे तरफ से मैं देख रहा हूं तो नहीं, इसने तो कुछ सीमाओं को तोड़ा है। दोनों ही सच है। तो यही होता है एक बहुत ही सृजनशील आंदोलन जब होता है समाज में, तो ये पहले से आपका जो मान्यताएं जो है, जो आपने एक वर्ड, एक डेफिनेशन उसको ये करार देते हैं, इसको वो लेबलिंग करते हैं, वो तोड़ देता है। तो मारुति आंदोलन ने तोड़ा है, ये हमें मानना पड़ेगा कि इसने नए सिरे से हमें सोचने के लिए बाध्य किया है। उपलब्धि या देन या इसका मूल जो हम नोटिस करते हैं सब लोग बुनियादी लेवल पे मारुति आंदोलन के बारे में, लगभग यही है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट वर्कर, या ये कहिए कि जो मजदूर वर्ग के अंदर में जो तरह तरह का जो डिवाइड्स रहता है ना, विभाजन रहता है, उसको इसने एक कर दिया। सिर्फ एक प्लांट के अंदर नहीं, फैक्ट्री के अंदर नहीं, बल्कि पूरा इंडस्ट्री के लेवल पे, पूरा गुड़गांव मानेसर के बेल्ट में इसने एक तरह का यूनिटी कर दिया, है ना। और हमें पता है कैसे 2011 में, 12 में बाकी फैक्ट्रीज में, बाकी इंडस्ट्रीज में, यहाँ तक फरीदाबाद में, नोएडा में और इस नेशनल कैपिटल टेरिटरी के बाहर भी हिंदुस्तान के बाकी जगहों से भी एक तरह का मजदूर वर्ग के अंदर में एक तरह का यूनिटी इसने किया। ये बहुत बड़ा इसका उपलब्धि है। अभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का सिस्टम को ही हटा दिया इन्होंने, TW करके टेम्पोरेरी वर्कर कर दिया। पहले से आपको पता है कि परमानेंट नहीं होना है, देखिए ये बात है ना। पहले से आपको पता है कितना, 7 महीना होगा ना, 7 महीने में आपको फिर छुट्टी कर देंगे। तो हम बोल रहे हैं कि या जो बात है दूसरा कि भाई परमानेंट वर्कर बोल के ही नहीं रहेंगे, अब आने वाले दिनों में परमानेंट वर्कर को ही हटा देंगे। अब देखिए दरअसल ये जो डेवलपमेंट्स है, हम इसके खिलाफ लड़ सकते हैं कि भाई परमानेंट वर्कर को ही हटा रहा है। अब तो परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का यूनिटी का बात भी नहीं कर सकते, है ना। अब तो सभी कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर क्या डिमांड करेंगे। फिर अब का जो मजदूर आंदोलन क्या डिमांड करेगा,
जब परमानेंट बोल के कैटेगरी नहीं रहेगा, है ना। तो इसमें हमें ये चीज एक चीज देखना चाहिए कि 2011-12 में आपने जो किया, यानी कि 2011-12 में आपने जो, जिसको आप वर्ग संघर्ष कहते हैं, वो किया। तो जैसे क्या होता है कि जैसे आपने वर्ग संघर्ष करते हैं तो पूंजी या कंपनी या स्टेट, है ना, वो अपना पॉलिसी बदलता है ना। तो ये तो हमें साफ दिख रहा है कि भाई उनको लगा कि ये परमानेंट को ही हटाना चाहिए। और जैसे कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले उनके लेखों से ये उभर के आता है कि पूंजी तो ऐसा एक, जैसे हम एक साम्यवादी समाज का सपना देखते हैं, पूंजी भी सपना देखता है बाय द वे। तो वो ये सपना देखता है कि मजदूर का प्रयोजन ही ना हो, एक भी मजदूरी मतलब श्रम का ही प्रयोजन ना हो, सब कुछ मशीन ही खुद ब खुद करे, है ना। तो उस दिशा में हमेशा वो जाना चाहता है। तो जैसे आपने वर्ग संघर्ष किया और तेवर के साथ किया, इतना ताकत के साथ किया 2011-12 में, तो जो मशीनरी, टेक्नोलॉजी, कैपिटल के लेवल पे भी तो वो अपने आप को फिर परिवर्तन कर रहा है, सिर्फ पॉलिसी के लेवल पे नहीं, सिर्फ पॉलिसी के लेवल पे नहीं कि या कानून, लेबर लॉज का जो डिबेट हो रहा है, क्योंकि कई लोग ना ज्यादा लॉज पे डिपेंड, ये ज्यादा उस पे एम्फसाइज करते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं उस पे, और वो समझते हैं कि चूंकि लॉज बदल रहे हैं, लॉज कुछ इस टाइप के आ रहे हैं जिसमें परमानेंट वर्कर का कैटेगरी नहीं रहेगा, इसलिए परमानेंट वर्कर अब नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ये आंशिक सच है, ये सिर्फ पार्शियली ये सच है। और दूसरा अंश क्या है फिर, ये तो एक अंश हो गया, दूसरा अंश क्या है कि जो टेक्नोलॉजी भी तो परिवर्तन हो रहा है ना। तो जो असेंबली लाइन आपका जो है, जो टेक्नोलॉजी है, जो रोबोट है, वो इस किस्म का होगा कि मजदूर जो आएगा काम करने के लिए, वो परमानेंट अगर ना हो तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि देखिए बहुत सारा इंडस्ट्री के अंदर में, फैक्ट्री के अंदर में, प्लांट के अंदर में बहुत सारा काम ऐसा होता है जिसमें परमानेंट वर्कर रहे, काफी दिन से वो वर्कर वही काम कर रहा है और उसको सिक्योरिटी भी है चूंकि परमानेंट जॉब है। तो उस टाइप का कुछ कुछ काम होता है, उसमें कंपनी भी अपना फायदे के लिए परमानेंट वर्कर पसंद करता है, चूंकि वो लाइन ऐसा है। पता नहीं, मुझे वो तो देखना पड़ेगा, जैसे वेल्डिंग का काम होगा, पेंटिंग का वगैरह वगैरह, जो बाकी जिसमें थोड़ा बारीकी से जो पूरा रोबोट नहीं कर पाता है वो काम, उसमें इंसान ही चाहिए। तो उसमें कंपनी भी परमानेंट आदमी चाहेगा वो। लेकिन कंपनी क्या सोचता है कि वो वाला काम जिसमें वो परमानेंट को खोजता है, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का उदाहरण लीजिए, यहाँ भी परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ भी अभी भी कुछ कोर कोर्सेस हैं ऐसे, कुछ कुछ ऐसे पेपर्स हैं जिसमें अभी भी परमानेंट टीचर ही पसंद करते हैं यूनिवर्सिटी, परमानेंट टीचर ही वो सही पढ़ा पाता है, यानी कि उसमें एक्सपीरियंस चाहिए काफी दिन से कि आप पढ़ा रहे हो, तभी वो उस लेवल पे आप वो काम कर पाओगे। अब क्या पूंजी क्या कर रहा है, उस टाइप के काम को भी वो क्या कर रहा है कि पूंजी को इस ढंग से उसको चेंज कर रहा है, या सोचिए साइबरनेटिक्स का सिस्टम ला रहा है, सब कुछ प्रोग्राम कर रहा है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड कर रहा है, यानी कि जो इंसान जो अपना जो सृजनशीलता से काम करता है, वो सृजनशीलता भी मशीन के अंदर में ही होना, जो कार्ल मार्क्स के राइटिंग्स में जिसको वो बोलते थे जनरल इंटेलेक्ट, जनरल इंटेलेक्ट, सामूहिक बुद्धिमत्ता, यानी कि बुद्धि भी, है ना, बुद्धि भी अब मशीन में होगा, इंसान में होता है बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञान, संज्ञान, वो भी मशीन में होना है, जनरल इंटेलेक्ट। ये मार्क्स 19वीं शताब्दी में लिखे हैं ये बात। तो पूंजी हमेशा वो ट्राई करता है। तो असेंबली लाइन में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो टीडब्ल्यू जो है, तो उसको वो नाट लगाना, क्या करना, मशीन के साथ नाचना, असल तो चीज मशीन है, तो ये मशीन का अपेंडेज जैसा है वर्कर। तो यानी कि टेक्नोलॉजी को वो इस ढंग से चेंज कर रहा है। कैपिटल यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो बोलते हैं उसमें, है ना, जिसमें बुद्धिमत्ता भी उसमें इंटीग्रेटेड हो, प्रोग्राम्ड है वो। तो जो वर्कर
7-7 महीने में अगर नया लड़का लेना पड़े मारुति को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो काम ही इस टाइप का कर दिया है प्लांट के अंदर में कि जितना टेम्पोररी हो बल्कि उतना अच्छा। जैसे एक सिंपल उदाहरण लीजिए, उतना आगे भी जाने की बात नहीं है। अब ये मेट्रो स्टेशन में आप जाइएगा तो वेंडिंग मशीन रखा है वहाँ, तो आप जाते हैं मशीन में पैसा डालते हैं, वो मशीन खुद आपको वो सामान दे देता है। नहीं तो पान का दुकान में आप जाते हैं कोको कोला खरीदने के लिए, तो वहां तो बंदा बैठा हुआ है, एक इंसान है ना, यहाँ तो मशीन बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, जो इंसान जो एक दुकान कर सकता था उसके जगह में वेंडिंग मशीन डाल दिया। जो बंदा टिकट वहां चेक करता था मेट्रो में, वहां एक मशीन है, बस वो मेट्रो का गेट में आप डालते हैं, वो खुद ब खुद खुलता है। तो ये तो पूंजी का ये पुराना लॉजिक है जिसको हम बोलते हैं अरे यार ऑटोमेटिक है। हाँ, हो सकता है मजदूर वर्ग जो वहां काम कर रहे होंगे इसका विरोध करते होंगे, इस टाइप का मशीन आ रहा है, कैसे हमारा नौकरी को खा रहा है मशीन, है ना। लेकिन वो भी ऑटोमेटिक चीज उसको भी पसंद है, सब पसंद का ऑटोमेटिक। अरे ऑटोमेटिक है, अच्छा ऑटोमेटिक कार आ गया, आपको गियर ही नहीं बदलना है, आपका क्लच नहीं है, बिना क्लच का कार ऑटोमेटिक महंगा है। यानी कि ये पूंजी में ये निहित है ये चीज। तो मारुति आंदोलन में क्या हुआ कि जो उग्र कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, अल्ट्रा कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन जो है, वो पूंजी जिस ढंग से खुद को अभी रिस्ट्रक्चर किया है उसी में से आ रहा है। ये सिर्फ लेबर लॉ से नहीं आ रहा है। और यहां पे आपको मारुति आंदोलन का खासियत अब यहां पता चलेगा, यहां उजागर होगा। इतना मुझे बात कहना पड़ा यहां तक आने के लिए, और उसकी खास वजह है क्योंकि मारुति आंदोलन ने लॉज के लेवल पे सिर्फ नहीं लड़ा। देखिए, जो अर्थवाद को तोड़ा, एक हिसाब से तोड़ा, वो मैं क्यों बोल रहा हूं फिर भी नहीं तोड़ा, वो मैं बाद में आऊंगा उसमें, है ना। मारुति आंदोलन ने लॉज, कानून के लेवल पे अगर लड़ा होता ना, तो उसको सिट इन ऑक्यूपेशन करने का जरूरत ही नहीं था। अगर आप लॉज, सिर्फ कानून यानी कि संविधान, आइन के लेवल पे आप लड़ना चाहते हैं ना, तो आपको ऑक्यूपेशन करने का जरूरत नहीं है, सिट इन करने का जरूरत है। जब सिट इन जब आप करते हैं तो क्या अर्थ होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, वो है ना। उसका ये मीनिंग होता है कि जो मार्क्स कहते थे ना कि भाई पूंजीवाद का मेन जो कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास इसी से है कि भाई जो उत्पादन जो होता है पूंजीवाद में, उत्पादन सामूहिक है, लेकिन जो मुनाफा जो ले रहा है, जो उसका जो अतिरिक्त मूल्य जो ले रहा है, वो प्राइवेट है। पब्लिक प्रोडक्शन है, सोशलाइज्ड प्रोडक्शन है। अप्रोप्रिएशन, जो अतिरिक्त मूल्य का जो ले रहे हैं वो प्राइवेट है, प्राइवेट अप्रोप्रिएशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन को चैलेंज किया उन्होंने, ये कह के कि ये जो हमारा प्लांट है, यहाँ हमारा पसीना बहा है, हमारा खून बहा है, यहाँ हम इसको संभालते हैं, हम ये करते हैं, हर दिन आके हम पूरा इस चीज को चलाते हैं, तो इसलिए ये तो हमारा होना चाहिए कि सामूहिक उत्पादन है। तो इसका जो अतिरिक्त मूल्य निकल रहा है वो भी हम ब्लॉक कर देंगे। हालांकि उन्होंने उस फैक्ट्री को चला के, कार को पैदा करके, फिर जो उसका जो अतिरिक्त मूल्य है वो मजदूरों में बांटना, वो तो नहीं कर पाए, उधर तो नहीं गया। देखिए, उधर भी जा सकता था। आप ये कह सकते हैं, अगर आप सिट इन ऑक्यूपेशन, बैठ जाना प्लांट के अंदर में जाके, इस लॉजिक को अगर आगे बढ़ाते हैं, तो आप तो ये भी कह सकते हैं कि भाई फिर हम अब तो कंपनी मैनेजमेंट को ही नहीं मानते, ये हम सिर्फ यहाँ आंदोलन करने के लिए प्लांट के अंदर में नहीं बैठेंगे, बल्कि हम प्लांट को चलाएंगे। अभी वो फिर और आगे का है ना। लेकिन सिट इन जो ऑक्यूपेशन जो किया, इसमें ये हो गया कि भाई कानून जैसा भी हो ना हो, है ना, लेकिन अब हम तो कब्जा कर लिए। चूंकि नहीं तो क्या होता है, अगर आप बाहर में धरना दे रहे हैं, फैक्ट्री के गेट में आप सुबह सुबह आके धरना लगा रहे हैं, या जंतर मंतर में आप धरना कर रहे हैं, या आप जेएनयू में जाके तरह तरह का मीटिंग कर रहे हैं पूंजीवाद के खिलाफ, है ना, तो क्या होगा, आप करते रहिए वो सब, प्लांट में प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, तो कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है।
तो उस ढंग से उसको लॉबिंग कहते। तो आप लॉबिंग कर रहे हैं आंदोलन के नाम पे, आप लॉबिंग कर रहे हैं या प्रेशर बिल्डिंग कर रहे हैं या कैंपेन कर रहे हैं, है ना, कि भाई हमारा मजदूरों के साथ ये नाइंसाफी हो रहा है, प्लीज आप लोग यहाँ हो, मीडिया वाले हो, बड़े बड़े वकील हैं आप, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, आप प्लीज हमारे लिए कुछ कीजिए। तो ये अपील वाला में नहीं गया वो, यानी कि जो इवन वामपंथ के अंदर में जो सिर्फ वामपंथ नहीं, मतलब जो स्थापित जो ट्रेड यूनियन का जो टेक्निक था, जो कायदा था आंदोलन करने का, उससे अलग उसको तोड़ के मारुति आंदोलन में हम देखते हैं सिटीनर ऑक्यूपेशन किया। तो यानी कि जो पूंजी वास्तविक या जो यथार्थ में जो पूंजी अपने आप को जो नई मशीनरी में जिस ढंग से कितना लेबर का हिस्सा रहेगा, लेबर का काम रहेगा, श्रम का काम रहेगा, कितना लेबर मृत श्रम का बौद्धमत्ता पहले से ही पूंजी में एकीकृत होके आया है। ये जो ताना बाना है जिसके चलते आपका टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से आज आप टीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू में आए हैं, है ना, तो इसको वहीं पे प्रहार किया है इसने। तो ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियन मूवमेंट कानून के लेवल पे चलता था, लेबर लॉज के लेवल पे चलता था, एक तरीके से हाँ ट्रेडिशन को तोड़ा और एकदम जहां पूंजी खुद को जिस ढंग से अपने आप को रिस्ट्रक्चर करता है वहीं पे इसने प्रहार किया। लेकिन बावजूद इसके मैं क्यों कह रहा हूं कि अर्थवाद के दायरे पे रह गया, दो चीज है इसमें। कोई भी एक सशक्त आंदोलन होता है, वो हो सकता है समाज के एक खास तबके से शुरू हो, जैसे स्टूडेंट का आंदोलन है, रोहित वेमुला का आंदोलन था, स्टूडेंट से शुरू हुआ, लेकिन एक लार्जर दलित समुदाय, दलित बहुजन समुदाय में वो फैल गया। किसान का आंदोलन देखिए, किसान से ही शुरू हुआ लेकिन बाकी तबके में फैल गया, समाज के बाकी हिस्से में वो फैल गया, बाकी वर्ग है बाकी तबके में फैल गया। मजदूर आंदोलन भी ऐसा इतिहास में है, हुआ है, जब मजदूर से शुरू होता है तो फिर बाकी तबकों में फैल जाता है ना। उस हिसाब से अगर आप देखिएगा कि मारुति आंदोलन बाकी जो समाज के बाकी वर्ग है, बाकी तबके है, उसमें फैल नहीं पाया। ये इंडस्ट्रियल वर्कर के अंदर में ही ये सीमित होके रह गया। अब उसमें भी एक और चीज मुझे जोड़ना पड़ेगा, जब जब मजदूर वर्ग का आंदोलन अपने खेमे से निकल के समाज के बाकी वर्गों में जब गया तो बहुत सारा ऐसा केसेस है जहां जैसे वो बाहर गया तो फिर मजदूर आंदोलन दब जाता है और बाकी जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं उनके वर्चस्व में आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी का आंदोलन, ये जो केजरीवाल वाला जो आंदोलन है, ये किसी समय में इसका इनिशियल स्टेज में बहुत लोग वामपंथ के बड़े लीडर सीताराम येचुरी साहब, नेपाल के माओवादी लीडर, तथाकथित माओवादी लीडर बाबूराम भट्टराई, मुझे पता है ये बात, ये लोग ये कहने लगे थे कि अरे बाप रे, आम आदमी पार्टी ने तो क्रॉस क्लास अलायंस का नया मॉडल दे दिया है, कैसे तरह तरह का वर्गों को एक साथ समाज में लामबंद करके एक राजनीतिक आंदोलन हम कर सकते हैं, ऐसा लगा था। लेकिन लगना और हकीकत में होना वो अलग अलग बात है। हकीकत में क्या था, हकीकत में क्या था कि जो जैसे ऑटो वर्कर वगैरह, ऑटो वाले हैं दिल्ली में, झुग्गी झोपड़ी में जो रहते हैं गरीब लोग, इन्होंने वोट दिया था आम आदमी पार्टी को, ये सच बात है। लेकिन इसमें मजदूर वर्ग या सबसे निचले हिस्से के वर्चस्व में बाकी समाज के तबके नहीं आए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो कॉर्पोरेट में काम करने वाले बड़े बड़े लोग भी दे रहे थे। बल्कि क्या हुआ कि नीचे के लोगों को ऊपर के लोगों के वर्चस्व में आके उनके अधीन ये अपने आप को दबाना पड़ा खुद को। ये तो ये नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि मारुति आंदोलन 2011 और 12 में जब ये एक ग्रोइंग फोर्स था, जब ताकत था, उस टाइम
ये जो दायरा जो था अपना सिर्फ एक वर्ग का जो दायरा, उसको तोड़ के ये पूरा समाज को अगवा कर सकता था। जैसे किसान आंदोलन में क्या हुआ देखिए, सब लोग जुड़ने लगे वहां। आंदोलन में क्या होता है, फिर माँ बच्चे सब आते हैं एक स्टेज में, एक स्टेज में। जैसे क्या हुआ रोहित वेमुला में, क्या हुआ रोहित वेमुला का माँ आ गई, इसे बहुत सारे माँ वगैरह आने लगे। नजीब का आंदोलन किया, उसका माँ आई, है ना। तो जब माँ बुड्ढे गांव गांव देहात, वहां से जब मोबिलाइजेशन शुरू होता है, तब आपको लगता है कि अरे ये आंदोलन तो अब सही में फैल गया। नहीं तो क्या हो रहा था, मारुति आंदोलन में जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वो आके इनको डराना धमकाना, है ना, मंत्री लोग इनको डराना धमकाना, हरियाणा का चीफ मिनिस्टर इनको डराना धमकाना, ये इसलिए हो पाया क्योंकि ये उस समय से टेक ऑफ नहीं किया। लेकिन फिर जब इनके ऊपर केस हो गया 2012 जुलाई का, 18 जुलाई का घटना के बाद, उसके बाद फिर इनको बड़े बड़े लॉयर्स के पास जाना पड़ा क्योंकि इनको केस में फंसा दिया। तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगता है कि जो बड़े लॉयर जो गए वहां, या जो नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी के जो लोग गए, मुझे लगता है उसके बाद फिर ये मारुति आंदोलन भी, जो बड़े जो सिविल सोसाइटी के जो शालीन लोग हैं, उसके वर्चस्व में ये फिर आंदोलन आ जाता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, इधर उधर से टीचर्स, प्रोफेसर्स, मीडिया के कुछ सिंपैथाइजिंग जर्नलिस्ट, है ना, ये भी उसी हिस्से में फिर शामिल हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि मारुति आंदोलन आपका समाज का जो मेरुदंड है उसको नहीं पकड़ पाया इसने, इतना पोटेंशियल होते हुए भी, इतना संभावना होते हुए। क्योंकि मूलभूत देखिए, सिर्फ आप फैलाव करेंगे बाकी वर्गों में जाके, लेकिन अपना जमीन को आपने ठीक से नहीं पकड़ा है तो भी नहीं चलेगा। मारुति आंदोलन में क्या था, जमीन तो इन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा था, तो सिट इन किया, ऑक्यूपेशन किया, अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, टेम्पोररी वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स, लॉजिस्टिक्स देखने वाले, बाकी फैक्ट्रीज के वर्कर्स, सब अपना जमीन में तो बहुत सख्त हो गए। लेकिन फैलाव जो होता है, जो फैलाव में कमी आ गई। और देखिए बाकी आंदोलन में क्या है, फैलाव ही फैलाव होता है। जैसे वामपंथियों का आंदोलन, जैसे हमारे जैसे कन्हैया हुआ, कन्हैया यूट्यूब में इतना व्यूज लाते हैं, लेकिन वो जब कॉन्टेस्ट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो हार जाते हैं। उसमें क्या दिक्कत है, फैलाव है, लेकिन अपने जमीन में आप अडिग नहीं है, वहां आपका बेस नहीं है। तो मारुति आंदोलन उस तरीके से तो एक तरह का नया मॉडल दिया हमें कि जमीन कैसे सख्त तैयार करना, वो इसने हमें दिखाया कि कैसे अपना जमीन को पकड़ के रखो। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। लेकिन जमीन को बिना छोड़े, जमीन को बिना छोड़े, पीठ को मजबूत करके, पीठ को मजबूत करते हुए आप दिमाग से आपको दूर तक सोचना, लेकिन पीठ आपका ढीला नहीं होना है, ये वाला बात। तो पीठ तो इनका मजबूत था आज के तारीख, इसलिए भी, इसलिए देखिए, इसलिए क्या हुआ, उसके चलते क्या हुआ, जो आज जो हम देख रहे हैं कि मारुति आंदोलन बहुत कमा तो रहे हैं, मतलब मारुति में जो काम करते बहुत कमा तो रहे हैं, क्योंकि वहां जमीनी स्तर पे तो उनका तगड़ा था, अच्छा सैलरी है वहां। लेकिन फिर भी जो पूंजी जो अपने आप को रिस्ट्रक्चरिंग किया, वहां से जो मैसेज गया पूरा भारतीय पूंजी में, सिर्फ भारतीय नहीं अंतरराष्ट्रीय पूंजी में भी, कि देखो भाई, ये तो हमको आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को तो खत्म करना ही है, ये परमानेंट भी हमें हमेशा के लिए खत्म करना है। ये जो पूंजी को सीख मिला, पूंजी भी तो सीख रहा है इससे, है ना। हालांकि वो बहुत कम बोलते हैं, हम ही बोलते रहते हैं इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, वो तो ऐसा एक्ट करते हैं कि छोटा सा ऐसा था, ज्यादा बात नहीं करते हैं वो, है ना। और ये भी हमें थोड़ा इस पे ध्यान देना चाहिए। पूंजीवाद में जो बड़े पूंजीपति जो है वो ज्यादा बोलते नहीं है। रतन टाटा, अदानी, अंबानी का आप बहुत बात कीजिए, उसको पॉलिटिक्स में लाइए, तरह तरह का मीम बनाइए मोदी के साथ, आप उसको सर्कुलेट करते रहिए, लेकिन वो बहुत कम बोलते हैं, स्टेटमेंट्स देते नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही नहीं है ना। अपना फेसबुक पेज भी नहीं है उनका, एक आध वो महिंद्रा, मिस्टर महिंद्रा को छोड़ के, आनंद महिंद्रा को छोड़ के, है ना, कोई बोलता नहीं है। और इतना बड़ा मजदूर आंदोलन हो गया मारुति के अंदर में, फिर भी वो आरसी भार्गव ने कहीं कहीं छोटा छोटा इंटरव्यू दिया है, उसमें भी ज्यादा नहीं बोलते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं,
यानी कि पूंजी का मतलब जिस ढंग से लेबर को ट्रीट करता है, उसमें भी आप देखिए, उसको पता है कि हम मौन होके अपना इनको अधीन में कर लेंगे, जबकि हमें बोलते रहना पड़ता है, हमें पर्चा बांटते रहना पड़ता है, हमें जाके इससे मिलना उससे मिलना, एक मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। तो ये भी पूंजी जिस ढंग से ऑपरेट करता है कि वो जो इसका जो मैनेजर नहीं, एचआर का जो मैनेजर था सिद्दीकी, है ना, बहुत कम स्टेटमेंट्स दिया है, स्टेटमेंट्स भी छोटा छोटा दिया है। देखिए वो तो ऐसा ट्रीट करता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन हमें पता है कि अंदर में बैठ के, है ना, वो इसको स्टडी कर रहा है, वो सीख ले रहा है। तो वर्ग संघर्ष वही होता है साथी। देखिए कि वर्ग संघर्ष मतलब ये नहीं कि आप हमेशा जीतते रहें तभी वर्ग संघर्ष हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब पूंजी भी जीत रहा है, वो भी इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसको डर है कभी हार जाने का, हाँ, इसलिए वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहा है। तो मारुति आंदोलन बिल्कुल वर्ग संघर्ष का एक तीखा उदाहरण था वो। और और इकोनॉमिज्म जो मैंने कारण दिए उसके उसके बेसिस पे मैं ये बोल रहा हूं कि अर्थवाद को नहीं तोड़ा, लेकिन अर्थवाद के अंदर में रहते हुए भी जितना हासिल कर सकता था ये इसने कर दिखाया। अर्थवाद के अंदर का सीमाओं के अंदर में रह के जितना सफलता हासिल हो सकता था, कि हम इतना सफलता ले सकते थे, वो जो बाकी जो मौजूदा जो ट्रेड यूनियन थे, बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस, वो भूल चुके थे इस चीज को। मारुति आंदोलन ने ये दिखाया कि भाई अर्थवाद के अंदर में भी हम इतना कुछ कर सकते थे। मतलब जो बड़े ट्रेड यूनियन का दलदल इतना बेकार हो गया था, इतना बंजर हो गया था कि अर्थवाद के अंदर में भी जितना हासिल हो सकता था मजदूर के लिए, वो नहीं हासिल हो रहा था। तो मजदूर आंदोलन ने, मारुति आंदोलन ने उसको कर दिखाया। हाँ, तो ये बड़ी उपलब्धि। ये परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को हम यूनिटी करके आगे बढ़ेंगे, ये जहां संभव हो आप कीजिए, लेकिन आपको इसको नहीं फोकस बनानी है। आपको जिस ढंग से मारुति आंदोलन 2011-12 ने जिस ढंग से एक आंदोलन करने का जो आदत पड़ गया था, जिस ढंग से मजदूर नेताओं को एक तरह से आंदोलन ऐसा करना होता है, वो पूरा फॉर्मूला को तोड़ दिया मारुति आंदोलन ने। उस तोड़ने वाला जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाना है। तो कहां कहां इसने तोड़ा, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप मारुति आंदोलन को इस ढंग से भी देख सकते हैं कि ये आपको जो नया, जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड जिसके तरफ आप जा रहे हैं, जिसमें परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का डिवीजन ही नहीं रहेगा, परमानेंट ही नहीं रहेगा, है ना, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट करने का चक्कर आपका रहेगा ही नहीं। तो ये वाला जो भीषण एक स्थिति आने वाला है, इसको आप भीषण स्थिति है, डरावनी स्थिति है, इसको ऐसा सोचना छोड़ दें। इसको ये सोचिए कि ये तो बहुत बढ़िया है कि पूंजी अपना सही रूप में उतर रहा है। क्योंकि देखिए ये जो परमानेंट का जो चक्कर है ना, ये तो बीच का सोवियत रूस में क्रांति हुआ था, कम्युनिस्ट मूवमेंट हाई था, है ना, चीन में माओ था, है ना, ये सब के चलते पूंजीवादी देशों में इनको लगा कि भाई क्रांति हो सकती है हमारे देश में, अमेरिका में क्रांति हो सकता है मजदूरों का, इंग्लैंड में हो सकता है, फ्रांस में हो सकता है, जर्मनी में हो सकता है। तो उसके क्रांति के डर से इन्होंने ये परमानेंट नौकरी वाला सिस्टम, जिसको वेलफेयर स्टेट कहते हैं, केनेसियनिज्म, J.M. केन्स जो इकोनॉमिस्ट था, है ना, उन्होंने इकोनॉमिक्स में दिखाया कि कैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को स्टेट कैसे ज्यादा खर्च करे, है ना, और जो फ्री मार्केट के साथ इंटरवीन करके मजदूरों को सुरक्षा दे, उसका नतीजा है। लेकिन आज के तारीख में तो वेलफेयर स्टेट पूरा ही बदनाम है, पंडित नेहरू पूरा ही बदनाम है। तो जब पंडित नेहरू को आपका जो संगी ट्रॉल्स अटैक करते हैं,
तो आप वामपंथी होने के नाते हो सकता है आप बहुत दुखी हो जाते हैं, वो नेहरू को अटैक कर रहा है, नेहरू को तो हमको डिफेंड करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल नहीं, इस कचड़ा में बिल्कुल नहीं फंसना है। नेहरू को अटैक करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नेहरू वेलफेयर स्टेट, ये परमानेंट नौकरी आया ही इसलिए था ताकि मजदूर वर्ग का क्रांति ना हो पूंजीवाद के खिलाफ। तो कुल मिला के हम आज 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी में जो हाल था वहां जा रहे हैं, जहां लेबर कानून, लेबर लॉज का जो प्रोटेक्शन आपका इधर 1917 अक्टूबर क्रांति के बाद जो आपको मिल रहा है, या ग्रेट डिप्रेशन के बाद 1929-30 का जो ग्रेट डिप्रेशन के बाद मिल रहा है, उससे पहले का जो पूंजीवाद था, जो शास्त्रीय पूंजीवाद बोलिए उसको, अब चाहे तो क्लासिकल कैपिटलिज्म बोलिए, तो वहां जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, उसी पूंजीवाद के दौर में किसका जन्म हुआ था, किसको पाया हमने, कार्ल मार्क्स को। अब आपको प्रश्न पूछना होगा कि इस दौर में अब कौन सा कार्ल मार्क्स आएगा नया हमारे सामने में, ये सवाल है। यानी कि फ्यूचर ब्राइट है, बहुत ही उज्जवल भविष्य है हमारा। ये परमानेंट वर्कर भी चला जाए और उज्जवल होगा। तो मुझे लगता है कि इस ढंग से आपको, नए ढंग से आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप दुखी हो जाते, अरे यार परमानेंट वर्कर को हटा रहा है, लेबर लॉज चेंज कर रहा है, चलो जाके गुरुदास दासगुप्ता या शशि थरूर या पता नहीं किसी एक मंत्री से मिलके उनको बोलते हैं यार प्लीज ये चेंज मत करो, ये मत कीजिए प्लीज, ये लॉबिंग मत कीजिए। जो राहत मिलना चाहिए मजदूरों को, है ना, क्रांति से पहले, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि बस क्रांति का वेट करो वो हो जाएगा और इस बीच में मजदूरों को मरने दो, ये नहीं कह रहा हूं मैं। और मजदूरों को जो हक हासिल तत्कालीन आज वर्तमान में भी अगर चाहिए, तो आपको उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। और वो कॉन्फिडेंस, वो ताकत मारुति आंदोलन ने 2011-12 में दिखाया। हालांकि जिन लड़कों ने, जिन मजदूरों ने 2011-12 में ये कॉन्फिडेंस, ये एक तरह का ताकत दिखा के आंदोलन किया था, उन्होंने मार्क्स एंगल्स नहीं पढ़ा था। और अच्छी बात है कि मार्क्स एंगल्स नहीं पढ़ा था, अच्छी बात है कि उन्होंने जेएनयू का शकल नहीं देखा था। क्योंकि अगर हाल क्या है कॉमरेड, इतना बुरा हाल है कि अगर आप जेएनयू का शकल देख लिए हैं, मार्क्स एंगल्स पढ़ लिए हैं, तो फिर आप वही करते हैं कि भाई लेबर लॉज बदल रहा है, परमानेंट वर्कर हटा रहा है, दुखी हो रहे हैं आप। यानी कि मार्क्स एंगल्स को ही हमको नए ढंग से समझना पड़ेगा कि हमें ये डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमें ये निराशावादी सिनिकल थिंकिंग कि भाई देखो सब बदल रहा है ना, ये सब न्यूलिबरलिज्म आ गया, मजदूर आंदोलन और वीक हो गया। मजदूर आंदोलन और वीक नहीं हो रहा है, मजदूर आंदोलन ऑलरेडी वीक था। मजदूर आंदोलन को वीक करने के लिए वेलफेयर स्टेट आया था, उसको वीक करने के लिए परमानेंट वर्कर। अरे परमानेंट वर्कर का नतीजा क्या था हमें पता है। फॉर्मल सेक्टर में जो यूनियन है, जो टोकन स्ट्राइक करते हैं, जो लेफ्ट यूनियन है, वो क्या करते हैं, क्या मारुति आंदोलन जब हुआ तो क्या ये जो फॉर्मल सेक्टर में जो परमानेंट जॉब लेके बैठे हुए हैं और जो लेफ्ट यूनियन करते हैं, क्या वो गए थे मानेसर गुड़गांव जाके सपोर्ट किया था मारुति के मजदूर को? नहीं किया। तो जो मैं जो पहले आपको बोल रहा था कि कैसे क्रॉस क्लास अलायंस आप बनाएंगे, कैसे आप पूरा समाज में एक ताना बाना जोड़ेंगे और बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे मजदूर वर्ग के लीडरशिप में, वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए भी नहीं हुआ कि जो ऑलरेडी परमानेंट वर्कर, जो फॉर्मल सेक्टर में जो यूनियन थे, पाम यूनियन का मैं बात कर रहा हूं, उनका कहानी हमें सब पता है। तो उनका अगर कीपट छूट रहा है, उनका लोटा छीना जा रहा है, तो हमें इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? यानी कि हमें भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। हम भी मजदूर आंदोलन, पाम आंदोलन के नाम पे हम भी वेस्टेड इंटरेस्ट हुए है ना। इसलिए हम जब भी पूंजी अपने आप को रिस्ट्रक्चर करके और वर्ग संघर्ष को तेज कर रहा है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इससे हमें निकलना चाहिए। जैसे जैसे मजदूर आंदोलन तेज होता जाता है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बदलता है। देखिए, टेक्नोलॉजी बदलना मतलब ये नहीं कि कोई नया आविष्कार करते हैं, नया टेक्निक आता है, 4G से 5G चला जाते हैं आप, है ना। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बात नहीं, वो वर्ग संघर्ष को रेस्पॉन्ड कर रहा है वो। तो जैसे वर्ग संघर्ष का तेवर बढ़ रहा होता है ना, वैसे वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर रहा है।
तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पूंजी एक तरफा डिसीजन लेता है कि हमें रोबोट लाना चाहिए यहां पे। वो हमेशा मजदूर वर्ग के साथ डरा रहता है। कभी वो दिखता है उसका डर, कभी वो नहीं दिखता है। इसलिए मैं वही बोल रहा था कि जो मारुति के जो बड़े कंपनी के जो बड़े अधिकारी है या पूंजीपति लोग जो है वो बहुत कम बोलते हैं, इसलिए उसका अंदर में जो डर है ना वो प्रकाश में नहीं आता है। दे डोंट एक्सप्रेस इट, है ना। तो इसलिए आपको वो नहीं दिखेगा, लेकिन हमें पता है वो डरे हुए हैं, वो हमेशा डरे रहते हैं, इसलिए वो अपने आप को रिस्ट्रक्चर करते रहते हैं हमेशा।